हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। वेलकम टू दिस रिविजन सेशन ऑफ सीए सीएमए इंटर जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। छोटा सा चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, बस आपका एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि जीएसटी क्यों आया, कब आया, क्या नीड थी जीएसटी आने की, एंड इससे पहले क्या प्रॉब्लम्स थे जो सॉल्व हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द रिविजन। सबसे पहले जीएसटी। मैम जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसा टैक्स जो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। तो सबसे पहले टैक्स का मतलब समझते हैं कि टैक्स क्या होगा। मैम टैक्स मतलब एक कंपलसरी पिक्यूनरी पेमेंट जो आपको गवर्नमेंट को करना ही है। आज आप ऐसा बोल सकते हो कि यार मूड नहीं है यार टैक्स भरने का, देखेंगे। नहीं, आप अपने मूड से डिसाइड नहीं कर सकते। ये कोई दान नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, एनफोर्स्ड है, कंपलसरी है कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सके। इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन। मैम टैक्सेस दो तरीके के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हमें पर्टिकुलरली जो पढ़ना है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेंगे अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो मैम डायरेक्ट टैक्स में हम बोलते हैं जो टैक्स का बर्डन पे कर रहा है वही उस टैक्स का बर्डन बेयर भी कर रहा है। तो आज आप मान लो बन गए हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी लग गई है बढ़िया बढ़िया सी एक जॉब और आपकी सैलरी है 50 लाख रुपीस की। तो ये 50 लाख आ रहे उसमें से टीडीएस कट गया, इनकम टैक्स भरना पड़ा। तो मैम मेरी ही इनकम में से मुझे ही टैक्स भरना पड़ रहा है, मैं ही पे कर रही हूँ, मैं ही उस बर्डन को वही माँ बेयर कर रही हूँ। तो क्या मुझे दुख होगा? हाँ मैम। तो हम बोलेंगे कि ये वही पर्सन डायरेक्टली टैक्स का बर्डन इंसिडेंस बेयर कर लेता है जो उसको पे करता है। इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा कोशिशें करते हैं टैक्स इवेड करने की। कंपैरेटिवली इनडायरेक्ट टैक्स में मैम जो पर्सन टैक्स को पे कर रहा है वो उसका बर्डन अपने रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो आज मान लो आपने एक बीएमडब्ल्यू खरीदा, क्या बात कर रहे हो मैम, अरे 20 रुपए वाला बालाजी मसाला वेफर। तो आपने एक बालाजी मसाला वेफर खरीदा, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मान लेते हैं कि मैम अगर बालाजी मसाला वेफर 5% जीएसटी से टैक्सेबल है, तो 20 डिवाइड बाई 105% करके एक चीज समझ में आ रही है मैम कि हमने भले 20 रुपीज चिप्स के दिए थे, बट एक्चुअली 19 रुपीज ही चिप्स के थे और 1 रुपी का हम क्या करके आ गए, हमारे सप्लायर को जीएसटी दे के आ गए, जो वो आगे गवर्नमेंट को पे करने वाला है। मतलब जो सप्लायर है जिसको एक्चुअली टैक्स पे करना है वो उसका बर्डन क्या करता है, अपने रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है। रेसिपिएंट को बहुत बार रियलाइज भी नहीं होता है कि वो सामान के पैसों के साथ गुड्स भी जीएसटी भी दे के आ चुका है। और सप्लायर को क्योंकि अपनी जेब से नहीं भरना है, रेसिपिएंट से रिकवर करना है, तो उसको भी वो डायरेक्ट पिंच फील नहीं होता है। इसलिए इट इज इजियर टू रिकवर indirect taxes. So the person paying the tax to the government will collect the same from the ultimate customer. यानी जो टैक्स का इंसिडेंस है, जो टैक्स का बर्डन है, वो क्या हो जाता है, अदर पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम टैक्स में आपका स्लैब रेट भी बढ़ता जाता है। हायर द इनकम हायर द टैक्स दैट यू हैव टू पे। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है मैम। आज मुकेश अंबानी चिप्स का पैकेट खरीदे, आप चिप्स का पैकेट खरीदो, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन चिप्स का पैकेट खरीदे, सबको सेम रुपीस का ही जीएसटी देना है। सो पर्सन की कैपेसिटी या एबिलिटी टू पे क्या है, उसके हिसाब से जीएसटी चेंज नहीं होता। सारे गुड्स या सर्विसेज पे जितना जीएसटी लगना है वो सबके लिए सेम ही लगने वाला है। सो वी विल से ये रिग्रेसिव है, हम आपकी एबिलिटी नहीं देखेंगे और सबसे सेम जीएसटी लेंगे। बट इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, जिसकी एबिलिटी ज्यादा है उससे हम ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर लेंगे। राइट मैम। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं जीएसटी और कस्टम्स। कस्टम्स आप फाइनल लेवल पे पढ़ते हो, सीएमए वालों को थोड़ा सा इंटर में आता है, सीए वालों को पूरा कस्टम्स फाइनल पे ही आता है। कस्टम बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। जीएसटी जो हम पूरा हमारे सिलेबस में पढ़ते ही हैं। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल इनकम टैक्स हो सकता है, जिसकी इनकम है वही डायरेक्टली टैक्स को पे भी कर रहा है और बर्डन को बेयर भी कर रहा है। राइट मैम। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है, रीड वंस करने के लिए भी नहीं बोलूंगी, आप आराम से इसको स्किप कर सकते हो। मैम जीएसटी का जो हैप्पी बर्थडे है वो 1 जुलाई 2017 है। 1 जुलाई 2017 को एक्चुअली जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था।
पहली कंट्री पूरी दुनिया में जिसने जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया था कि ऐसा वन नेशन वन टैक्स रखेंगे, वो फ्रांस थी। एंड देन उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट अडेप्ट किया, जिसमें से इंडिया भी एक है। प्रेजेंटली मोर देन 160 कंट्रीज जीएसटी को अडेप्ट कर चुकी है। मैम 2017 में तो जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका था, बट उसकी जो प्लानिंग है वो 2000 से स्टार्ट हो गई थी, जब हमारे 2000 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोल भी दिया था कि भाई हम एक कमिटी सेटअप कर रहे हैं, हम जीएसटी लाना चाह रहे हैं, तब ये कंसेप्ट मूव हुआ था। फिर कमिटी बनी, फिर पी चिदम्बरम जी ने तो अपनी बजट स्पीच में अनाउंस भी कर दिया था कि 2010 में जीएसटी लेके आ जाएंगे। बट इतना इजी नहीं है मैम, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल डाला लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट ने असेंट करा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, उसके बाद सारे स्टेट्स ने अपने अपने एसजीएसटी एक्ट पास करे, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट सब बना। एंड देन उसके बाद फाइनली सब होते होते हम बोलेंगे 30 जून को जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी सारे स्टेट्स अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर चुके थे, तो 1 जुलाई से जीएसटी पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। एंड देन 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया, तो जम्मू कश्मीर भी फिर इंक्लूड हो गया। एंड आज की तारीख में टुडे प्रेजेंटली करंटली जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया विदाउट एनी एक्सेप्शंस। तो इंस्टीट्यूट इतनी फ्री नहीं है कि आपको डेट्स पूछेगी कि बताओ कौन से डेट को लोकसभा का बिल पास हुआ, कौन से डेट को राज्यसभा का बिल पास हुआ। ये सिर्फ फॉर योर नॉलेज पर्पस से दिया हुआ है, एग्जाम के एक दिन पहले इन सबको रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। क्या है मैम जीएसटी? जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि जीएसटी तो 2017 में आया, तो उसके पहले क्या गुड सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगते थे? हम बिना किसी टैक्स के, बिना कोई इनडायरेक्ट टैक्स के गुड सर्विसेज परचेज सेल कर सकते थे क्या? द आंसर इज नो। जीएसटी आने के पहले भी हमारे पास पुराना टैक्सेशन रिजीम था, एक्साइज था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, सेल्स पे इंट्रा स्टेट सेल है तो वैट लगता था, इंटर स्टेट सेल है तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स भी था। तो ये सारे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे थे। तो मैम जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप ये समझो कि जो पुराने टैक्सेस थे उनमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, उनमें कुछ दिक्कत रही होगी, तभी तो उनको हटा के हमें जीएसटी लाना पड़ा। सो व्हाट वाज द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया? पुराने टैक्सेशन रिजीम में क्या इल्स थी, या इफ आई से इन अनदर वर्ड्स क्या डेफिशिएंसीज थी, जिसको ठीक करने के लिए हमें जीएसटी लाना पड़ा? तो सबसे पहला जो डेफिशिएंसी था वो कास्केडिंग का था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। एज आई सेड कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज लग रहा है, फिर जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो तब वापस वैट या सीएसटी भी लग रहा है। मतलब मान लो मैम अगर कोई गुड्स 1000 रुपीज के हैं, 12.5% एग्जाम्पल एक्साइज है, तो 125 का एक्साइज हो गया। एंड उसके बाद सेल के टाइम पे जब वैट लग रहा है तो सिर्फ 1000 पे नहीं लग रहा है मैम, इस पूरी टोटल वैल्यू के ऊपर लग रहा है। मतलब पहले मेरी वैल्यू पे एक टैक्स लगाया, उसको ऐड करके फिर वापस उसके ऊपर और टैक्स लगाया, तो आपने तो अननेसेसरी ये 14.3%, 12.5% के ऊपर भी लगा दिया। मतलब एक ही चीज के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो एंड उस टैक्स के ऊपर आप दोबारा से टैक्स लगा रहे हो, इसको हम कास्केडिंग बोलते हैं। तो टैक्स टैक्स करते करते ही चीजों का प्राइस बढ़ता जा रहा है, टैक्स ऑन टैक्स। अब जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी अब चाहे गुड्स है, सर्विस है, हर जीएसटी में एक ही कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई। तो कोई अलग अलग टैक्स नहीं है। आप सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल कुछ भी कर रहे हो, सबके ऊपर एक सिंगल टैक्स जीएसटी ही लगना है। जीएसटी के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। जो जीएसटी आप पहले भर चुके हो उसका आपको वापस क्रेडिट भी मिल जाता है अगर आप फर्दर सप्लाई करके और जीएसटी कलेक्ट करते हो तो। राइट मैम। तो पहले सबसे मेजर प्रॉब्लम था टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना, कास्केडिंग, जो अब जीएसटी में नहीं है। देन मैम गुड्स के ऊपर एक अलग टैक्स लगता था वैट, और सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स लगता था सर्विस टैक्स। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है कि इसको गुड्स मानना है कि सर्विस मानना है। लेट्स से रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए भी जाते हैं विच इज फूड, जो कि गुड्स है, और मैम हम वहाँ की एम्बियंस और सर्विस के लिए भी जाते हैं। खाना तो घर पे भी बन सकता है, रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? ताकि कोई हमें बनाने की सर्विस दे, कोई हमें सर्व करने की सर्विस दे, हम खा ले फिर हमारा प्लेट्स क्लियर करने का सर्विस दे। मतलब रेस्टोरेंट में हमें गुड्स भी चाहिए विच इज फूड, और उसके रिलेटेड सारी सर्विस भी चाहिए। तो डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं है मैम। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो डबल डबल टैक्स लग जाते थे। अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वैट भी लगाने, सर्विस टैक्स भी लगाने। अब जीएसटी आने के बाद चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सिंगल टैक्स ही लगता है जीएसटी। तो एक ही ट्रांजैक्शन को दो टैक्स के अंदर लाने वाला प्रॉब्लम भी जीएसटी ने सॉल्व करा।
तो पुराने टैक्सेशन रिजीम में डेफिशिएंसी थी कि गुड्स और सर्विस का डिस्टिंक्शन ब्लर्ड था, जिसकी वजह से सर्टेन ट्रांजैक्शन पे डबल टैक्स लग जाता था। जैसे रेस्टोरेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इस पे वैट भी लगा रहे और इस पे सर्विस टैक्स भी लगा रहे हैं। देन उसके बाद अभी जैसे जीएसटी के क्रेडिट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप इंटर स्टेट सप्लाई करो या इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, आईजीएसटी का क्रेडिट आप सी और एस के लिए यूज कर सकते हो, सी और एस जीएसटी का क्रेडिट आप आईजीएसटी को भी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। तो द सेट ऑफ क्रेडिट्स हैज बिकम इजी कि अगर मैं इंटर स्टेट परचेस करके इंट्रा स्टेट सेल कर दूं या इंट्रा स्टेट परचेस करके इंटर स्टेट सेल कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्रेडिट सेट ऑफ होगी। पर पहले ऐसा नहीं था। जैसे आप इंटर स्टेट सप्लाईज करते थे तो सेनवेट का क्रेडिट था, इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो वैट का क्रेडिट था, और ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाते थे तो दोनों ही वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, पर फिर भी आपस में सेट ऑफ करने में बहुत दिक्कत आती थी। एंड लास्ट मैम, इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस थे, तो सबका कंप्लायंस करना, सबके रिटर्न्स भरना, सबके रेट्स ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था बिजनेस पीपल में। सो मल्टीपल टैक्सेस की वजह से मल्टीपल कंप्लायंस भी लगते थे और वो सारे आपस में इंटीग्रेटेड भी नहीं थे। बस ड्यू डेट ही देखते रहो कब कौन से टैक्स का क्या हमें कंप्लायंस करना है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स 2017 के पहले हमारे पुराने टैक्सेशन रिजीम में थी, जिसको ओवरकम करने के लिए जीएसटी को लाया गया। वो इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। जीएसटी में हम बोलते हैं कि कभी भी सेम वैल्यू के ऊपर हम दोबारा से टैक्स नहीं लगाना चाहते। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। कैसे मैम? तो मैंने बुक में आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मानो एक मैन्युफैक्चरर है जिसने 1 लाख रुपीज का कुछ सामान बनाया। अब वो इसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है 1 लाख रुपीज में, ठीक है, और जीएसटी का रेट मान लो 18% है। तो वो पहली बार 1 लाख रुपीज के ऊपर 18% अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसने मैन्युफैक्चरर को क्या दिया होगा? टोटल 1 लाख प्लस 18,000 का जीएसटी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जितने में खरीदा है उतने में तो आगे बेचेगा नहीं, कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच रहा है मान लो, तो 1 लाख की चीज उसने 1,11,200 में आगे बेची। तो वापस 1,11,200 के ऊपर आप 18% से जीएसटी गिनोगे तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 200,016 आ जाएगा। तो अब रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर ने 200,016 का जीएसटी कलेक्ट करा है, पर वो ऑलरेडी 18,000 अपने मैन्युफैक्चरर को दे चुका था, जो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिए। तो वापस सेम अमाउंट के ऊपर हम क्यों जीएसटी लगाएंगे? तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को बोलती है कि भाई तुमने भले तुम्हारे कस्टमर से 20,016 कलेक्ट करे, पर तुमने आगे 18,000 भरे भी तो थे, वो तुम रिड्यूस कर लो ना। तो अब नया जीएसटी कितना बचता है? 2016। बट उतना ही नया तुमको गवर्नमेंट को पे करना है, जिससे क्या हुए, मेरे 1 लाख के गुड्स मुझे 1 लाख में ही पड़े। भले इनिशियली 1,18,000 पे करा था, पर जो 18,000 जीएसटी था वो कस्टमर से कलेक्ट करके अपने पास रख लिया, और जितना एडिशनल जीएसटी बनता था बस उतना हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अगेन ये रिटेलर जब अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे कस्टमर को बेचेगा तो सेम चीज जीएसटी कलेक्ट करेगा, पर जितना वो ऑलरेडी भर चुका है उसका क्रेडिट ले लेगा। यानी हर स्टेज पे होगा क्या, इवेंचुअली जिस अमाउंट पे जीएसटी भर चुके हैं वापस नहीं भरना पड़ेगा, और जो नया नया वैल्यू ऐड होता जाएगा बस उस न्यू वैल्यू एडिशन के ऊपर ही एक्स्ट्रा उतना उतना जीएसटी आपको और भरना पड़ेगा। तो मैम हर स्टेज पे जितना नया वैल्यू ऐड होगा उतना ही नया जीएसटी हमें और भरना है। और ये कैसे पॉसिबल होगा मैम? जितना जितना जीएसटी हम भरते जाएंगे उतना उतना हमें वापस आईटीसी भी मिलता जाएगा। तो मैम कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट की वजह से सिर्फ नया ही टैक्स और भरना पड़ता है। मैम अगर सबको ही क्रेडिट मिल जाएगा तो अल्टीमेटली सारा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा मैम? द फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। बीच में जितने जितने लोग हैं वो जो जो भरते जाएंगे उसका क्रेडिट लेते जाएंगे, बट अब लास्ट कस्टमर ने चीज को कंज्यूम कर लिया, किसी और को फर्दर सप्लाई नहीं किया, उसने किसी और से कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, तो फिर उसने जितना भर दिया था वो सब उसकी कॉस्ट हो जाएगी और पूरा का पूरा फाइनल बर्डन कंज्यूमर ही बेयर कर लेगा। तो इसने जितना टैक्स भरा था इससे रिकवर किया, इसने जितना टैक्स भरा था इससे रिकवर किया, बट इवेंचुअली सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर चला गया? कंज्यूमर के ही ऊपर चला गया। तो हर स्टेज पे जितना नया वैल्यू ऐड होगा बस उतना टैक्सेबल होगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि बीच के सारे लोगों को क्रेडिट मिलता जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली सारा बर्डन किसके ऊपर चला जाएगा? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। एंड जीएसटी में क्रेडिट्स मिलने की वजह से
कभी भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे जो 18,000 जीएसटी गया था, क्या उसके ऊपर वापस टैक्स लगा? नहीं मैम, टैक्स हम प्योर टैक्सेबल वैल्यूज के ऊपर ही लगा रहे हैं। जीएसटी कंपोनेंट पे कभी भी दोबारा से जीएसटी हम नहीं लगा रहे। पहले जैसे एक्साइज के ऊपर वैट भी लग रहा था, वैसा जीएसटी में नहीं है। देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। राइट मैम। अब जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। मतलब मैम, अगर गुड्स गुजरात में मैन्युफैक्चर करके महाराष्ट्र में सप्लाई कर देंगे, इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो एक बार तो आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है, पर इस आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट होता है। 50% सेंटर रखेगी, 50% स्टेट को देगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी तो ड्यूअल जीएसटी है ना, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही पैसा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए अपने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जीएसटी को इस तरीके से बनाया गया है कि सेंटर और स्टेट दोनों को साथ में पैसा मिल सके। तो इसलिए अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो पहले से ही C+S जीएसटी लगता है 50-50, पर अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो एक बार आईजीएसटी कलेक्ट होता है और फिर 50% हम स्टेट को देते हैं, 50% सेंटर के पास रहता है। बट द क्वेश्चन इज, वो 50% हम कौन से स्टेट को देंगे? गुजरात को दे कि महाराष्ट्र को दे? मैम, गुजरात में गुड्स का ओरिजिन हुआ, पर महाराष्ट्र में गुड्स का कंजम्पशन हुआ, यह डेस्टिनेशन है। तो द आंसर इज जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यानी जो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जिस स्टेट में कंजम्पशन हुआ है, डेस्टिनेशन हुआ है, उसको क्या मिलेगा? सेंटर के साथ जीएसटी का पैसा मिलेगा। वाई सो? क्योंकि मैम, गुजरात वाला पर्सन तो बस टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा, लेकिन जो बर्डन है वो कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर, जो महाराष्ट्र का है। अब यार, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, जो बर्डन बेयर कर रहा है, इवेंचुअली वो पैसा उसी की भलाई के लिए लगना चाहिए ना। मैम, जिस स्टेट में कंजम्पशन हुआ है, जहां के लोग जीएसटी दे रहे हैं, तो उसी स्टेट को वापस जीएसटी का पैसा दो ना, ताकि वो उसी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए यूज करा जाए। दिस इज द लॉजिक कि जीएसटी को क्यों डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाया, ना कि ओरिजिन। क्योंकि कंज्यूमर है वो टैक्स का बर्डन बेयर करता है। क्योंकि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है मैम, सेंटर और स्टेट्स दोनों ऑपरेट करते हैं, इसलिए जीएसटी को ड्यूअल मॉडल की तरह लाया गया है। 50% पैसा सेंटर के पास जाता है और 50% पैसा स्टेट के पास चला जाता है। अब मैम, पहले हमने देखा कि पुराने टैक्सेशन रिजिम में क्या प्रॉब्लम थी, फिर जीएसटी किन कॉन्सेप्ट पे बेस रहा ताकि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नाउ वी आर सीइंग कि जीएसटी आने के क्या बेनिफिट्स रहे हैं। तो देखो, बेनिफिट्स इकोनॉमी को भी हुए हैं, पूरी इंडस्ट्री और ट्रेड को भी हुए हैं, हमारे लिए चीजें आसान हुई है और गवर्नमेंट के लिए भी चीजें आसान हुई है। हाउ टू रिमेंबर दिस? आई एम गिविंग यू दिस टेक्निक। तो मैम, सबसे पहले तो एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना। मतलब आज एक कोलकाता का पर्सन हैदराबाद जाए, बैंगलोर का पर्सन अहमदाबाद जाए, जयपुर का पर्सन मुंबई आए, सबके लिए सेम टैक्सेस है। एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट है। ऐसा नहीं कि सिटी स्टेट बदल जाने से टैक्स बदल जाएगा, सब जगह जीएसटी है। तो पूरे इंडिया को हमने एक नेशनल मार्केट बना दिया, जिसकी वजह से लोग बाहर से आके इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और हम इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट दे सकते हैं। बाहर के लोगों को भी आके इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि वैट समझे, एक्साइज समझे, सीएसटी समझे, सर्विस टैक्स समझे। उन्हें बस एक टैक्स समझना है, जीएसटी, और उसी का कंप्लायंस करना है। तो बाहर से भी लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इकोनॉमी एज अ होल इंडिया प्रोग्रेस करेगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी। ट्रेड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं मैम? वो जो पुरानी दिक्कतें बेचारे बिजनेसमैन को आती थी, टैक्स पे टैक्स लगता था, कास्केडिंग होते थे, वो सारी चीजें अब हटने की वजह से इंडस्ट्री को बेनिफिट्स है। जो कास्केडिंग के इल इफेक्ट्स थे वो भी कम हो गए हैं। अब हमें कुछ फायदे हैं और गवर्नमेंट को भी कुछ फायदे हैं। तो देखना, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होने से हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया कि भाई इंसान बिजनेस पे ध्यान दे, ना कि पूरे टाइम ड्यू डेट देखता रहे और अलग अलग टैक्सेस का कंप्लायंस करता रहे। बिजनेस करने में आसानी हो गई है। तुम कहीं से भी खरीदो, जीएसटी ही भरना है, तुम कहीं भी बेचो, जीएसटी ही भरना है, और बहुत आसान हो गया। एक रिटर्न भरना है महीने का, मतलब 2 रिटर्न भरने महीने के, और तुम फ्री हो जाओगे, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाओगे। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बिजनेस करने में आसानी हो गई।
गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो गया, उनको भी बस अब एक ही टैक्स पे ध्यान देना है, जीएसटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, लोगों को फील भी नहीं होता है कि वो बर्डन बेयर कर रहे हैं। आज मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, इस पे जीएसटी भर के आई, मैंने मोबाइल खरीदा, इस पे जीएसटी भर के आई, ये माइक खरीदा, इस पे जीएसटी भर के आई, ये इयररिंग्स खरीदे, इस पे जीएसटी भर के आई, ये पेन पे जीएसटी भर के आई। मुझे तो रियलाइज भी नहीं हो रहा है, मेरे आसपास जितनी चीजें हैं सब खरीदते टाइम में जीएसटी भर के आई हूँ। हजारों लाखों का जीएसटी हम सब भर चुके हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इजी हो जाता है टैक्स कलेक्शन करना, एक सर्टेनिटी आ जाती है, राइट मैम। और क्योंकि अब सारी चीजें ऑटोमेटेड हो गई है, आपको कहीं जाके लाइन में खड़े रह के जीएसटी के फॉर्म रिटर्न नहीं भरने, सब कुछ जीएसटी के पोर्टल पे ऑनलाइन हो जाता है। तो आईटी यूज करने की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से ये कंप्लायंसेस इजी भी हो गए हैं, और हमारे जो कंप्लायंस कॉस्ट थे वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए हैं। अलग अलग लोगों को आपको कोई रेम्यूनरेशन देखिए, अलग अलग रिटर्न्स नहीं भरवाने हैं, बस आपको जीएसटी के ही रिटर्न भरने हैं एंड यू आर फ्री। तो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्ट करने में आसानी होगी, एंड क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, राइट मैम। अब उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो चीजें कोई कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो आईसीआई को लगता है कि भाई आपको पता होना चाहिए, हम कोर जीएसटी चालू करें उसके पहले बस तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे डाल दी है। तो एक पार्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हुआ ऐसा अपन समझ सकते हैं, जहां पे अपन ने बस ये देखा कि जीएसटी कब आया, क्यों आया, किन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होके आया, और आने की वजह से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। दैट्स ऑल, दिस इज लाइक अ बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। अब जैसे हमने बात करी कि जीएसटी में सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास पावर है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, सी प्लस एस जीएसटी लगेगा। यूनियन टेरिटरीज आर नॉट स्टेट्स, तो वहां पे सी प्लस यूटी जीएसटी लग जाता है। तो जीएसटी पर्पज से हमें बस समझना है कि हम स्टेट किसको बोलेंगे और यूनियन टेरिटरी किसको बोल देंगे। तो आज अगर आप मैप ऑफ इंडिया देखते हो तो ज्योग्राफिकली हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। मैम 29 नहीं थे, पहले 29 थे, एंड फिर इफ यू रिमेंबर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो आज की तारीख में हमारे पास 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स है, एंड टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। अब 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 ऐसी है जो यूनियन टेरिटरी है पर फिर भी वहां पे चीफ मिनिस्टर है, उनके अपने खुद के लेजिस्लेचर है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। तो ज्योग्राफिकली तो ये तीनों यूनियन टेरिटरी है, पर जीएसटी इनको स्टेट ही मानता है। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से इंडिया में 28 स्टेट्स है, पर जीएसटी के हिसाब से इंडिया में टोटल 31 स्टेट्स है, 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। अगर आप पुडुचेरी से पुडुचेरी में सप्लाई करोगे तो सी प्लस एस जीएसटी लगेगा, दिल्ली से दिल्ली में सी प्लस एस जीएसटी लगेगा, लेकिन चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में किया तो सी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा। तो ये 3 जिनके अपने खुद के लेजिस्लेचर है, इन 3 यूटीज को छोड़ के जो बचे हुए 5 यूनियन टेरिटरी है, जिनको हम प्यार से एक न्यूमोनिक के थ्रू लर्न कर लेते हैं, ऑल सीडी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 5 जीएसटी की यूनियन टेरिटरीज है। और इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी एक अदर टेरिटरी है। व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में अपन पढ़ते हैं कि मैम ये इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया ही होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन वाटर्स होते हैं, पर यहाँ के कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह होता है। इन डेजिग्नेटेड एरियाज को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं, यहाँ भी जीएसटी लगता है। अब ना तो ये किसी स्टेट का पार्ट है ना किसी यूटी का पार्ट है, तो क्या करें, तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अपने आप में अलग से ही एक अदर टेरिटरी एज अ यूनियन टेरिटरी मान लिया गया है, राइट मैम। सो आप क्या करो, खाली 5 यूटी के नाम याद रख लो, बाकी जो बचे हैं वो सब आप अपने आप में स्टेट ही हो जाएंगे। हाँ मैम। सो विच आर द 5 यूनियन टेरिटरीज अंडर जीएसटी? दे आर ऑल सीडी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करने पे सी प्लस यूटी जीएसटी लगता है, बाकी सब जगह पे सी प्लस एस जीएसटी लग जाता है, राइट मैम।
जीएसटी लॉ 11 स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करता है एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी। इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का स्टेटस दिया है। इनके रिलेशन में गवर्नमेंट अलग प्रोविजंस बना सकती है। अब इसमें एक्सप्लेन करने का तो कुछ है नहीं, या तो मैं इंडिया का मैप दिखा के आपको बताऊं कि देखो बेटा ये आसाम है, ये नागालैंड है, ये त्रिपुरा है, विच मेक्स नो सेंस। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट तो वी डोंट हैव एनीथिंग, इसलिए आप लोगों के लिए एक निमोनिक बना दिया है जिससे आप फटाफट से 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम याद कर सकते हो। इट इज नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, किसी को यहाँ पे अस्थमा नहीं होता, ऐसा करके हम याद कर लेंगे। नो फॉर नागालैंड, ए फॉर आसाम, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, एम फॉर मणिपुर मिजोरम मेघालय, एम फॉर मणिपुर मिजोरम मेघालय, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनके रिलेशन में कई जगह पे अलग अलग प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, स्पेशल स्टेटस इनको ग्रांट करा हुआ है। नागालैंड, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर मिजोरम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। आंध्र प्रदेश बोलोगे तो मार खाओगे, इट इज अरुणाचल प्रदेश। राइट मैम। अब मैं जो भी गुड्स सर्विसेज में डील कर रही हूँ उस पे एग्जैक्टली क्या रेट ऑफ जीएसटी लगना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने सारे गुड्स को हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कोड दे दिया। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो HSN कोड ऑफ कैलकुलेटर, HSN कोड ऑफ मोबाइल फोन, आपको उसका कोड दिख जाएगा जो मैक्सिमम 8 डिजिट तक जाता है। मतलब जैसे एक चैप्टर होगा, हेडिंग होगा, सब हेडिंग होगा, ऐसे जाते जाते लास्ट 8 डिजिट तक जाएगा। जैसे मान लो मैम, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 09। अब उसमें आप लेट्स से सीए इंटर पे हो तो सेकेंड लेवल, सीए इंटर का ग्रुप 1 पढ़ रहे हो तो 01, उसमें मान लो 04 अपना कोड, ऐसा करके अंदर अंदर जाके 8 डिजिट तक HSN कोड जा सकता है। तो मान लो कि सारे ड्राई फ्रूट्स को एक चैप्टर दिया, फिर उसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट का अंदर अंदर क्लासिफिकेशन करते करते हमें HSN कोड मिल जाता है सारे गुड्स के लिए। और हर HSN कोड के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट प्रिस्क्राइब कर रखा है कि 5%, 18%, 40% क्या लगना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बस अपने गुड्स का HSN कोड देखना है, उसके आगे क्या रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है वो आपको लगा देना है। सिमिलरली सर्विसेज के लिए SSC कोड होता है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज को भी इसी तरीके से क्लासिफाई करा है और हर कोड के लिए गवर्नमेंट ने रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है। राइट मैम। अब जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने आपको बोला था कि जीएसटी आने के पहले भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिन सबको सबस्यूम करके और एक सिंगल टैक्स बना दिया है, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। तो मैम वो कौन कौन से टैक्सेस थे जिनको सबस्यूम करके जीएसटी बनाया है? एक्साइज, सर्विस टैक्स, व्हाट इज सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब पुराने टैक्सेस है जो पहले लगते थे। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कोई और सरचार्ज या सेस जो गुड्स या सर्विस के सप्लाई पे लग रहा है, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, परचेज टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्सेस। तो ये सारे के सारे टैक्सेस अब हट के जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं, वन नेशन वन टैक्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कुछ टैक्सेस जो कि जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आज भी पुराने टैक्सेस लग रहे हैं। यहां से आपको मे बी एग्जाम में एमसीक्यू या कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक तो अपन जो भी पढ़ रहे थे सब अंडरस्टैंडिंग था, रीड वंस था, यहां से एक्चुअली क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं? तो मैम सबसे पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, प्लस वो स्पिरिट्स जिनको यूज करके अल्कोहल मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या ये अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल रेक्टिफाइड स्पिरिट्स वगैरह जिनको यूज करके अल्कोहल मैन्युफैक्चर करा जाता है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। क्यों मैम? एक तो अल्कोहल का सारा टैक्स लेके जाती है स्टेट गवर्नमेंट, तो और बहुत हाई टैक्सेस होते हैं। देखो जीएसटी में तो एक मैक्सिमम लिमिट है ना कि 40% से ज्यादा जीएसटी तुम नहीं लगा सकते, बट ऑलरेडी बहुत हाई एक्साइज और वैट ये स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह जीएसटी पे लगा रही थी। तो अगर जीएसटी आ जाता
तो सारी स्टेट गवर्नमेंट नाराज हो जाती ना कि यार अल्कोहल से इतना सारा रेवेन्यू मिल रहा है जीएसटी की वजह से, एक तो वो खत्म हो गया, ऊपर से जो मिल रहा है वो भी 50% सेंटर के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो स्टेट्स कभी अग्री ही नहीं करते जीएसटी लाने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, चार्जिंग सेक्शन में ही लिख दिया कि सारे गुड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या वो स्पिरिट्स जिनको यूज करके अल्कोहल बनाया जाता है उसको जीएसटी से बाहर रखेंगे। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे जो स्टेट एक्साइज लग रहा था वो लगने दो, इंट्रा स्टेट सेल करोगे तो वैट और इंटर स्टेट करोगे तो सीएसटी, जो पहले लग रहे थे वही टैक्सेस लगने दो। इसको परमानेंटली ही जीएसटी के परव्यू से बाहर कर दिया है। एक चीज खाली यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अल्कोहलिक लिकर है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होगा तो जीएसटी से बाहर है। मान लो आपने सैनिटाइजर खरीदा, फेस टोनर्स लिए, उन सब में भी अल्कोहल होता है, पर वो कंजम्पशन के लिए है क्या? नहीं मैम, वो इंडस्ट्रियल यूसेज वाला अल्कोहल हो गया, तो उन सब पे तो जीएसटी लग ही रहा है। यस मैम। देन उसके बाद हम बोलते हैं तुम जाओ और जाके नैप ले लो। क्या बोलेंगे? तुम जाओ और जाके नैप ले लो, तुम्हारे ऊपर हम जीएसटी आज नहीं लगा रहे, फ्यूचर की एक डेट से लगाएंगे, वेट करो। जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उस दिन से तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगाना चालू कर देंगे। तब तक के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज और सेल्स पे वैट सीएसटी लगने दो। डिफरेंस क्या है मैम? अल्कोहल को ब्रो जोन कर दिया है, कोई चांस ही नहीं है मैम, लॉ के हिसाब से अल्कोहल पे जीएसटी लगा ही नहीं सकते। इसको अभी फ्रेंड जोन करा है मैम, चांस है, लॉ ने बोला है इस पे जीएसटी लगाएंगे, बस अभी नहीं लगा रहे, फ्यूचर में लगाएंगे। दिस इज द डिफरेंस। दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, बट फर्क क्या है? अल्कोहल पे तो लगने का हमें वेट भी नहीं है, मना ही कर रखा है चार्जिंग सेक्शन में, बट इसके ऊपर इनको हमने बोला कि तुम जाओ जाके नैप ले लो, थोड़ी देर सो जाओ, परमानेंटली बाहर नहीं कर रहे, तुमको उठाएंगे, बताएंगे एक दिन जब से तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगने लग जाएगा। तो व्हाट इज दिस नैप? हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, इनके ऊपर जीएसटी आज नहीं लग रहा, फ्यूचर की डेट से लगेगा। तो आज क्या लग रहा है मैम? मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज और सेल्स पे वैट सीएसटी। देन उसके बाद मैम एंटरटेनमेंट टैक्स यूं तो जीएसटी में सबस्यूम हो चुका है, पर ऐसा कोई एंटरटेनमेंट टैक्स जिसको लेवी करने का पावर लोकल बॉडीज के पास था, तो वो पावर आज भी लोकल बॉडीज के पास ही है। लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत वगैरह। तो सारे एंटरटेनमेंट टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम्ड है, पर ऐसा कोई एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज लेवी कर रही थी, उसको लेवी करने का पावर आज भी लोकल बॉडीज के पास ही है। देन उसके बाद आता है टोबैको और ओपियम, हेम्प, नार्कोटिक्स यानी कि ड्रग्स। अब ये खराब चीजें हैं। देखो, टोबैको कोई अच्छा है क्या आपकी हेल्थ के लिए? नहीं मैम। नार्कोटिक्स या ड्रग्स अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए? नहीं मैम, काफी सारे तो इलीगल ही होते हैं। हाँ, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये जीएसटी से बाहर है, जीएसटी से बाहर एज ऑफ नाउ अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही है, इनके ऊपर जीएसटी लग रहा है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो एक्साइज लगता था ना, वो भी डिसकंटिन्यू नहीं करा है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब एक्साइज भी लगता है एंड बाद में वापस जीएसटी भी लग जाता है। तो टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और नार्कोटिक्स के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड प्लस वैट सीएसटी हटा के जीएसटी लगाना चालू कर दिया है। ये डिफरेंस है कि अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो जीएसटी है ही नहीं, टोबैको और नार्कोटिक्स पे जीएसटी है, लेकिन साथ में एक्साइज भी डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। और अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग्स को सेल करते हो तो वो भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं। देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के ऊपर जीएसटी लगता है, जो प्रॉपर्टी अभी तक बनी ही नहीं है उसको तुम बेच कैसे सकते हो? मतलब तुम कंस्ट्रक्शन सर्विस का पैसा ले रहे हो, वो टैक्सेबल रहेगा। बनी बनाई प्रॉपर्टीज बेचते हैं ना, तो वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड बिल्डिंग्स, उनके ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस लगते हैं। राइट तो रियल एस्टेट सेक्टर का तो सिंपल है, एंटरटेनमेंट टैक्स, लोकल बॉडी वाला पावर अभी भी लोकल बॉडी के पास है। अब जो चार चीजें बची है उसमें मैम इन दो पे तो जीएसटी है ही नहीं और बाकी दो पे जीएसटी है, ये भी क्लियर है। बस एक डाउट आपको रह सकता है कि मैम कहाँ पे स्टेट एक्साइज और कहाँ पे सेंट्रल एक्साइज? तो एक सिंपल टेक्निक से याद कर लेना, जो नशे वाली चीज है ना, जिसको करके नशा ही हो जाता है मैम, उस पे स्टेट एक्साइज है। दारू पी के नशा होगा तो स्टेट एक्साइज, ड्रग्स करेंगे तो नशा होगा
तो स्टेट एक्साइज। अब मैम टोबैको का नशा नहीं होता है, टोबैको की आदत होती है। सिगरेट फूंक के आप क्या सेंसेस खो देते हो? नहीं, सिर्फ आपको लत लगी होती है। तो टोबैको या पेट्रोल से नशा नहीं होता, वो सेंट्रल एक्साइज के अंडर आ रहा है। पर अल्कोहल और ड्रग्स जिससे नशा हो रहा है वो स्टेट एक्साइज के अंदर आ रहा है। ऐसा एक सिंपल टेक्निक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। डन मैम। इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? तो ये एक सेकेंड पार्ट और खत्म हुआ चैप्टर का, ऐसा बोल सकते हैं। एज आई सेड, चीजें आपस में को रिलेटेड नहीं है, कहीं से कुछ भी छोटी छोटी चीजें बस हमें जाननी है, जीएसटी के बारे में इंट्रोडक्शन समझना है। तो सबसे पहले हमने देखा जीएसटी कब आया, 2017 में आया। उसके पहले क्या था? एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स वगैरह, उन सब में प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा, जो इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है कि वो वैल्यू एडेड टैक्स है, अल्टीमेट कंज्यूमर पे पूरा बर्डन डालेंगे, बीच के लोगों को क्रेडिट मिलेगा, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से काफी सारे बेनिफिट्स भी इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को, सबको बेनिफिट्स हुए हैं। राइट मैम, सारे ही टैक्सेस एज सच तो जीएसटी में सबस्यूम कर दिए हैं, पर अभी हमने एक लिस्ट पढ़ा जो चीजें जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुई है। स्टेट्स क्या है, यूनियन टेरिटरीज क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है, ये सब अभी तक हम लोगों ने फिनिश करा। आगे बढ़ेंगे मैम। तो जैसे आपने बोला था कि जीएसटी में तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो कौन से पोर्टल पे होता है, कौन सी वेबसाइट है? ई वे बिल की एक अपनी खुद की वेबसाइट है, ई इनवॉइस की एक अपनी खुद की वेबसाइट है। उसके अलावा ई वे बिल और ई इनवॉइस के अलावा आपको जो भी करना है, किसी टैक्स पेयर को सर्च करना है, जीएसटी नंबर लेना है, रिटर्न भरना है, कैंसिल करना है, चालान बनाना है, पे करना है, अमाउंट एप्लीकेशन करनी है, रिफंड चाहिए, जो भी काम आपको करना है, एक सिंगल कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in। इट इज मैनेज्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। एक सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई हुई है जो सिर्फ जीएसटी पोर्टल को मैनेज करने का काम करती है। तो ये सारी सर्विसेज के लिए, फॉर ऑल द सर्विसेज अंडर जीएसटी, ये एक कॉमन पोर्टल है जिसपे जीएसटी का सारा काम हो जाता है। इस वेबसाइट को कौन मैनेज कर रहा है? तो जीएसटी नेटवर्क। इसके अलावा ईवे बिल की अपनी वेबसाइट है जिसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर चला रही है। और ई इनवॉइस की एक अपनी खुद की वेबसाइट है जो भी जीएसटी नेटवर्क के अंडर ही आ जाती है। ये सब लर्न करना है नहीं, बस रीड करना है। देन उसके बाद मैम, जीएसटी पोर्टल के साथ कभी कभी कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मान लो इस महीने में मेरे 1000 बिल्स थे, अब मुझे रिटर्न भरना है, सारे बिल्स का डेटा डालना है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जीएसटी रिटर्न भरती हूँ, इतना सारा डेटा कब डालूं, क्या करूं? तो पोर्टल के साथ इंटरैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कभी कभी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया है जीएसपी का, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या करते हैं? एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर की हेल्प से, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह की हेल्प से आसान कर देते हैं कि टैक्स पेयर जीएसटी के पोर्टल से कनेक्ट कर सके। जब आप लोग आर्टिकल शिप करोगे तब आप लोग देखोगे कि रिटर्न भरना होता है तो हम डायरेक्ट जीएसटी की वेबसाइट पे नहीं जाते, थोड़ा लंबा, थोड़ा टीडीएस हो सकता है। उसकी जगह पे क्लियर टैक्स, इजी टैक्स, बीजी टैक्स, जीनियस, कंप्यूटैक्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हाँ, तो इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या हो जाता है, काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, डेटा इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेके हम फटाफट से रिटर्न भर सकते हैं, फटाफट हमारे कंप्लायंसेस चेक कर सकते हैं, पोर्टल पे जो क्रेडिट दिख रहा है वो हमारे बुक्स के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, रिकंसिलिएशन बना सकते हैं। तो ये सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं जब ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमें क्या करवा देते हैं, पोर्टल से कनेक्ट करवा देते हैं। पर मैम, इसका यूज करना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को इजी बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा, बट इसका यूसेज ऑप्शनल है। तुम डायरेक्ट पोर्टल पे जाकर रिटर्न भरना चाहो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एप्लीकेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम रिटर्न भर ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट की यूटिलिटीज तो यूज करके रिटर्न भर ही सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपना काम आसान करना है तो तुम इस ऑप्शनल एक एडिशनल लिंक और है टैक्स पेयर और जीएसटी नेटवर्क के बीच में, तो तुम्हें इस ऑप्शनल एडिशनल लिंक का हेल्प ले सकते हो, सॉफ्टवेयर का हेल्प ले सकते हो अगर तुम्हें नीड लगती है तो, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। राइट मैम। अब देन उसके बाद हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट को आज अगर हाई टैक्सेस लगाने हैं तो कौन सी चीजों पे लगा सकते हैं मैम, जहां पे लोग सवाल नहीं उठाएंगे? कल उठ के सॉल्ट पे टैक्स लगाया तो लोग लड़ने बैठ जाएंगे, ऑफ कोर्स मैम। मिल्क पे टैक्स लगाया तो अरे मैम विद्रोह कर देंगे। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट टोबैको का टैक्स बढ़ा दे तो
अल्कोहल का टैक्स बढ़ा दे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी ये तो गंदे गुड्स है, सिन गुड्स है, पाप, ओहो थू थू थू, पाप लग जाए ऐसे गुड्स है, डीमेरिट गुड्स है। तो हम तो चाहते हैं कि लोग यूज ना करें, इसलिए टैक्स बढ़ा रहे हैं। या मान लो लग्जरी आइटम्स है, मैम ऐसी लग्जरी गाड़ियां जो वैसे भी अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब अमीरों के पास पहले से इतना पैसा है, थोड़ा टैक्स और ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैम लग्जरी गुड्स या डीमेरिट गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट काफी सारा टैक्स पहले लेती थी। अब जीएसटी आने से वो टैक्स हट जाता, तो उसको लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो नॉर्मल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगता है उसके साथ हम थोड़ा सा सेस भी और कलेक्ट करेंगे। किस टाइप के गुड्स के ऊपर? लग्जरी गुड्स के ऊपर और डीमेरिट गुड्स के ऊपर नॉर्मल जीएसटी के साथ ये एडिशनल पुराना रेवेन्यू का जो लॉस हुआ उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कॉम्पेंसेशन सेस लाया, ताकि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स खुशी खुशी जीएसटी इंप्लीमेंट करने को तैयार हो जाए। ये इनिशियली तो 5 साल के लिए लाया था, बट फिर गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करती गई। डन। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एकदम शुरू के 5-6 मिनट में मैंने आपको बोला था कि जीएसटी लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। तो मैम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या जरूरत थी? जीएसटी लाने के लिए जीएसटी लॉ को लाते ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिक्कत थी कि उसको अमेंड किया? तो समझना, आज गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करती है तो ऐसी अपनी मर्जी तो नहीं कर रही। मतलब आज मेरी इच्छा हो जाए कि मैं इधर एक कुर्सी लगा के बैठ जाऊं कि चलो जो यहाँ से निकलेगा मेरे को टैक्स भरेगा, तुमको सीए पढ़ना है, चलो मेरे को टैक्स भरो। मतलब मैम कोई भी इंसान के पास तो पावर नहीं है ना टैक्स कलेक्ट करने का। गवर्नमेंट ने जिसको, मतलब लॉ ने जिसको अथॉरिटी दिया है बस वही टैक्स कलेक्ट कर सकता है, राइट। तो लॉ ने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। तो जो आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 7th शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बाइफर्केशन, लॉ में थोड़ा सा लॉ मेकर्स ने बाइफर्केशन डाल दिया कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और कौन सा टैक्स कॉन्करेंटली सेंटर और स्टेट दोनों के पास चला जाएगा। तो ये आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल का लिस्ट है जिसमें हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज है, सीएसटी है, तो ये सब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इसके रिलेटेड सारे डिसीजंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम, अल्कोहल, ओपियम, नार्कोटिक्स, इसलिए तुम देखना हर स्टेट में अल्कोहल का प्राइस भी अलग अलग होता है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स लगा रही है वो उस पर डिपेंड करेगा। वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, लग्जरी एंटरटेनमेंट वगैरह पे टैक्सेस हो गए, तो इन सब का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर अगर क्रिमिनल लॉ रिलेटेड कुछ पेनल्टीज पे करनी है, स्टैम्प ड्यूटीज पे करनी है, तो वो कॉन्करेंटली सेंटर और स्टेट दोनों को मिलती है। अब यहाँ पे जीएसटी तो है ही नहीं। हाँ मैम, क्योंकि जीएसटी तो पहले था ही नहीं ना, तो जीएसटी के रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं था इस लिस्ट में। लेकिन एक रेसिड्यूअरी पॉइंट था जो क्या बोलता था कि देखो अगर कोई भी दूसरा नया टैक्स गवर्नमेंट लगाना चाहे जो लिस्ट 2, लिस्ट 3 में कहीं भी नहीं लिखी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे कि वो लिस्ट 1 में ही है। जीएसटी का नाम इधर नहीं था 7th शेड्यूल में। अब बिना कुछ करे सीधा जीएसटी गवर्नमेंट ला देती तो क्या होता, वो ऑटोमेटिकली यूनियन लिस्ट में ही फॉल हो जाता। क्योंकि यूनियन लिस्ट का रेसिड्यूअरी पॉइंट बोलता है कि कोई नया टैक्स लाना चाह रहे हो जिसका पावर कहीं नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पर क्या हम ऐसा चाहते थे? नहीं मैम, हम चाहते थे इंडिया में ड्यूअल जीएसटी लाना, जहां पे साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली सेंटर और स्टेट दोनों को पावर मिल सके। इसीलिए पुराने टैक्सेस को इंटीग्रेट करके नया टैक्स लाना और फिर सेंटर और स्टेट दोनों को पावर देना कि वो एक साथ उसे कलेक्ट कर सके। इस रीजन से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। ये एक पोटेंशियल थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड करना पड़ा। तो एक तो पुराने टैक्सेस को इंटीग्रेट करना था और दूसरा इंटीग्रेट करके जो टैक्स लाते उसका पावर सिर्फ सेंटर को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेसिड्यूअरी पॉइंट में फॉल होकर वो सेंटर के पास चला जाता। हम चाहते थे कि सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दिया जाए। तो मैम इस लिस्ट को अमेंड करके कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी को डाल देते। नहीं, हम ऐसा भी नहीं चाहते थे। अरे तो चाहते क्या हो भाई, हम चाहते थे मैम कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तब तो सेंटर और स्टेट एक साथ अपना पावर एक्सरसाइज करे, जीएसटी कलेक्ट करे। पर मैम अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में स्टेट्स को पावर दे दिया
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांजैक्शन हुआ, मान लो लड़ पड़ेंगे दोनों स्टेट के, मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले, बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ना। इसीलिए पर्टिकुलरली इंटर स्टेट सप्लाई का जो मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहने दिया, पार्लियामेंट के पास ही रहने दिया कि एक बार क्या करो, पूरे इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी कलेक्ट कर लो और फिर उस आईजीएसटी को क्या करो, सेंटर और स्टेट के बीच में अपोर्शन कर लो जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा। इवन इंपोर्ट को भी हमेशा इंटर स्टेट ही मानते हैं। तो जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो एक बार आर्टिकल 269 ए के हिसाब से पूरा पावर पार्लियामेंट के पास रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा आईजीएसटी कलेक्ट करेगी एंड फिर उसमें से जो भी स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई बन रहा है, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, उस स्टेट को क्या कर देगी, 50% पैसा एलोकेट कर देगी। और जैसे ही ये पैसा एलोकेट कर दिया उसके बाद वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड्स का पार्ट नहीं रहेगा, वो उस स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाके जुड़ जाएगा। तो पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर्स है कि कैसे इस आईजीएसटी को एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके रिलेशन में लॉज बनाए। तो हमने पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को पावर दिया जीएसटी कलेक्ट करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, उसके रिलेटेड लॉस बनाने के लिए। बट द मोमेंट देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई, पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और बाद में फिर उसमें से पैसा स्टेट को एलोकेट कर देंगे। तो हम ऐसा फ्लैट दोनों को पावर एक साथ नहीं दे सकते थे, हमें इस तरीके से पावर देनी थी। इसलिए हमने ये 7th शेड्यूल को तो टच नहीं किया और एक नया ही आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज आर्टिकल 246A, जिसमें जीएसटी रिलेटेड पावर किसके पास है वो बताया। और फिर जब आईजीएसटी कलेक्ट होगा तो अपोर्शन करेंगे वगैरह, ये आर्टिकल 269A में बता दिया। मैम ये सारे आर्टिकल के नाम याद रखने हैं क्या? नहीं, अंदर का कंटेंट ध्यान में रखना। आपको कोई आर्टिकल नंबर, कोई सेक्शन नंबर, कुछ भी पूरे जीएसटी लॉ में याद करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद द लास्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू स्टडी हियर इज आर्टिकल 279A अबाउट जीएसटी काउंसिल। तो ये जो बार बार हम बोलते हैं ना, काउंसिल ने रेकमेंड किया, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, काउंसिल सारे रेकमेंडेशन देती है, गवर्नमेंट तो बस गजट में नोटिफाई कर देती है और वो लॉ बन जाता है। मास्टरमाइंड सारा कौन है? जीएसटी काउंसिल, जो सारे डिसीजंस लेगी, मिलेगी, मीटिंग्स करेगी, मैटर्स डिस्कस करेगी और फिर गवर्नमेंट को बता देगी कि ये हमारा रिकमेंडेशन है। गवर्नमेंट को सब ठीक लगेगा तो गवर्नमेंट उसे गजट में नोटिफाई कर देगी। तो मैम इस जीएसटी काउंसिल को कौन बनाता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इस जीएसटी काउंसिल को बनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर खुद नहीं होते, वो बस उसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मेंबर्स तो काउंसिल में 33 है। President of India will just constitute the committee, but it will he or she will not be a part of the council. ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंट ने बस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करा। काउंसिल के मेंबर्स कितने हैं? एक्चुअली 33। अभी अभी बताया था जीएसटी में टोटल कितने स्टेट है? मैम 28 जोग्राफिकल स्टेट्स तो है ही, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी जिनके अपने खुद के लेजिस्लेचर्स है। तो 28 प्लस 3 31 मेंबर्स तो हो जाएंगे स्टेट के ही। जीएसटी में 31 स्टेट है तो हर स्टेट एक एक अपना खुद का मिनिस्टर भेजेगा जो टैक्सेशन, फाइनेंस, रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक एक मिनिस्टर इंचार्ज हर स्टेट से नॉमिनेट हो जाएगा और टोटल 31 मेंबर बन जाएंगे 31 स्टेट के। ये लोग आपस में ही मिलके वाइस प्रेसिडेंट भी चूज कर लेंगे। तो मैम चेयरमैन कौन होगा? जो इंडिया का फिनेंस मिनिस्टर होगा, करंटली निर्मला सीतारमन जी। तो जो भी इंडिया का यूनियन फिनेंस मिनिस्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन बन जाएगा। राइट मैम। तो यूनियन के 2 मेंबर और 31 स्टेट्स के 31 मेंबर्स। यूनियन के 2 मेंबर में से एक तो चेयरपर्सन ही हो गया, जो बाय डिफॉल्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वही जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन भी बन जाएगा। एंड उसके अलावा एक सेंटर का यूनियन मिनिस्टर और रहता है जो रेवेन्यू और फाइनेंसेस के लिए इंचार्ज रहता है। तो 2 लोग सेंटर के और 31 लोग स्टेट्स के, हर स्टेट का एक एक मिनिस्टर। इस तरीके से टोटल 33 मेंबर मिलके जीएसटी काउंसिल बनाते हैं, जिसको पूरा कॉन्स्टिट्यूट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहता है। अब मैम अगर कोई मीटिंग हो रही है काउंसिल की तो मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मीटिंग वैलिडली कंडक्ट करी जा सके? सो द कोरम फॉर द काउंसिल मीटिंग इज 17 मेंबर्स। हाफ 33/2 16.5 होता है। अब आधा मेंबर तो कैसे आएगा मैम? इसलिए हम बोलेंगे एटलीस्ट 17 मेंबर्स आए हैं तो वो लोग मिलकर डिस्कशन करके कोई डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन कैसे लेंगे मैम? जब 3/4 मेजोरिटी है, मतलब एटलीस्ट 75% या उससे ज्यादा वोट्स किसी चीज के फेवर में है,
तब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा। बट ये 75% सिंपल मेजोरिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो आज 25 लोग आए हैं मैम, 2 सेंटर के आए हैं और 23 स्टेट के आए हैं। अब मान लो ये 2 सेंटर के लोगों ने यस बोल दिया कोई चीज के लिए, और स्टेट के 23 में से मान लो 18 लोगों ने यस बोला, तो तुम्हें क्या लगेगा कि 18 + 2 टोटल 20 लोगों ने हाँ बोला, तो 20 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 कर दो, तो मैम 80% लोगों ने तो हाँ बोल दिया, तो ये डिसीजन तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसे डायरेक्ट सिंपल मेजॉरिटी नहीं लगा सकते हो, हमें आंसर 75% या उससे ज्यादा चाहिए, बट दिस इज गोइंग टू बी वेटेड एवरेज। सेंटर के जो 2 लोग हैं ना, इन 2 ही लोगों के पास मिला के 33.333% यानी 1/3 पावर है, और स्टेट के जो लोग हैं उनके पास 2/3 पावर है। तो जैसे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में वेटेड एवरेज निकालते हो ना, वैसे आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो लेट अस से इसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करना हो तो मैम अगर सेंटर के इन 2 ही लोगों के पास 33.333% पावर है, मतलब पर मेंबर 16.666% पावर हो गया। स्टेट के जितने भी लोग आए होंगे उनका मिला के 2/3 यानी 66.666% पावर है, तो 66.666 में और डिवाइड बाई अभी 23 लोग आए हैं, तो पर मेंबर 2.8985% पावर ही हुआ। यहाँ पे पर मेंबर 16.66 और यहाँ पे पर मेंबर खाली 2.89। अब अगर बोलेंगे कि मैम सेंटर के 2 लोगों ने हाँ बोला, मल्टीप्लाई बाई 1 का पावर 16.66% है, स्टेट के 18 लोगों ने हाँ बोला, मल्टीप्लाई बाई 1 का पावर 2.8985 समथिंग है। तो अब अगर मैं इसका वेटेड एवरेज निकालूंगी तो ये 80 नहीं, ये 85.5% आएगा। आपको क्या करना है, सेंटर में जितने लोग आए हैं 33 डिवाइड बाई वो कर दो तो पर मेंबर पावर मिल जाएगा। स्टेट के जितने लोग आए हैं 66.66 डिवाइड बाई वो कर दो तो स्टेट का पर मेंबर पावर मिल जाएगा। फिर कितने लोग हाँ बोल रहे हैं ना, वैसा वेटेड एवरेज निकालना है, और ये वेटेड एवरेज का जो आंसर है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75% आएगा, तब जाके काउंसिल कोई डिसीजन ले पाएगी। मैम काउंसिल किन मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेती है? सब मैटर। कौन से टैक्स को जीएसटी में सबस्यूम करना है, किसको नहीं करना है, किसको एग्जेम्प्ट करना है, कितना रेट ऑफ जीएसटी लगाना है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कोई अलग प्रोविजन बनाने हैं क्या, आईजीएसटी को कैसे एलोकेट करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, ये ऐप के ऊपर कब से जीएसटी लगाना है, अगर कोई कलामिटी आ गई एडिशनल जीएसटी कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, बेसिकली सब कुछ, सब कुछ। तो जीएसटी रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं सारे के सारे ये जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करके लेती है, राइट मैम। अभी काउंसिल को अपॉइंट करने में कोई इरेगुलरिटी है, कोई डिफेक्ट है, मान लो कि मैम कुछ ऐसा लिमिट था कि भाई इस एज के बड़ा मिनिस्टर अगर होगा तो काउंसिल का मेंबर नहीं बनना चाहिए, पर कोई स्टेट ने भेज दिया, मान लो उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा थी, तो डिफेक्ट कुछ काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में था या ऐसा कुछ रहा, उसको लेके आप जबरदस्ती उनकी प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं बोलोगे। वो एक चीज बदल देने से भी इवेंचुअली डिसीजन सेम ही रहने वाला है ना। तो फालतू में काउंसिल की कोई वेकेंसी डिफेक्ट या अपॉइंटमेंट का कोई डिफेक्ट रह रहा है, प्रोसीजरल कोई इरेगुलरिटी है, मान लो कि भाई तुमको पहले सबको ऐसा पूछना था, तुमने नहीं पूछा, सीधा डिसीजन ले लिया, ऐसा कुछ भी हुआ जिसकी वजह से केस के मेरिट्स अगर अफेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, तो अननेसेसरी इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है कि इनका पूरा प्रोसीडिंग इनवैलिड मानने की जरूरत नहीं है। काउंसिल का एक और काम है झगड़ा सुलझाऊ काम। मतलब मैम कभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, गवर्नमेंट प्लस कुछ स्टेट एक साइड है और दूसरे स्टेट एक साइड है, 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, तो जीएसटी काउंसिल इसके रिलेटेड भी इनके मैटर को सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेगी। तो काउंसिल ने मान लो कोई रिकमेंडेशन दिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो गया, 2 स्टेट्स गवर्नमेंट्स में झगड़ा हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट एक साइड है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट एक साइड है, ऐसा कुछ हो गया तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे एडजुडिकेट करना है, उसके रिलेटेड मैकेनिज्म भी जीएसटी काउंसिल ही बनाता है। And the last topic for the chapter, which is CBIC. What is CBIC मैम? CBIC जीएसटी की बेसिकली सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जैसे इनकम टैक्स में सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वैसे जीएसटी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। इसी को सारा काम एडमिनिस्टर करना है कि प्रॉपरली जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिन चीजों पे एक्साइज लग रहा है
वो प्रॉपर्ली कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कस्टम ड्यूटी प्रॉपर्ली कलेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने हैं, सब कुछ। इवन आपको जीएसटी का बेयर लॉ भी पढ़ना है ना, आप सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी बॉडी के पास है? द माई बाप, द बोर्ड विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। विद दिस लेस देन 1 आवर में हमने पूरा जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है। आप खुद भी रीड करने बैठोगे तो आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। सो आई एम ट्राइंग कि हम बहुत एफिशिएंटली फटाफट से चीजों को इन यूट्यूब रिविजन्स में कवर कर सके। आप लोगों को अगर सब कुछ समझ आया हो, मजा आया हो और याद हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना ताकि मैं भी पढ़ पाऊं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि और नए रिविजन वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। डन। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेरी है, कुछ भी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय गाइस।